स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप वापस से न्यूज़ में लगातार दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुन रहे होंगे और क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है, इसको देखते हुए फाइनली जो ग्रैप 3 है, दैट इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3, इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार इसमें क्या चीज़ें अलाउड होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, कब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन करता है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं अगले साल, प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच जो है वो आपका स्टार्ट किया जा रहा है आज से ही। और इसके अंदर खास बात यह है कि जो पूरा एक तरह से रिवीजन है स्टैटिक और करंट का प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो आपका कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए IQ एयर, जो कि एक स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने दिल्ली को दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड मेजर सिटीज के लिस्ट में रखा है। और वहीं हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने भी नेशनल कैपिटल को देश का सबसे ज़्यादा मतलब वर्स्ट क्वालिटी एयर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये रिस्ट्रिक्शंस किसके अंडर में आता है? बेसिकली अगर आप देखोगे ग्रैप, दैट इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगा आगे क्या होता है ये। लेकिन हुआ क्या कि कल जो है 14 नवंबर को अचानक से क्या होता है कि यहाँ पर जो पोल्यूशन का लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आपका 424, 447 वहां तक पहुंच गया। और इसी को देखते हुए फाइनली इसको इंपोज किया गया। अगेन आप देख सकते हैं ये जो नवंबर का महीना था, स्टार्टिंग से ही आपको कहीं ना कहीं पोल्यूशन के जो संकेत हैं वो आ रहे थे और स्पेशली 13 और 14 तारीख को ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस साल भी अगेन आप देखोगे जो पोल्यूशन और ज़्यादा कंट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बर्निंग। जो पराली वाला कारण है वो तो हम सब जानते ही हैं, उस पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वहीं जो ट्रैफिक एमिशन हो गया और भी कई सारी चीज़ों की वजह से जो ओवरऑल पोल्यूशन का लेवल है और ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में आप देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, 14 जनवरी को 447 एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया कुछ जगहों पर। फिर इसके अलावा कुछ जगहों पर जो विजिबिलिटी है वो एकदम जीरो हो गई थी, जैसे पालम वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर लो विजिबिलिटी लगातार परसिस्ट कर रही थी। जो टेम्परेचर है वो भी आपका गिर गया। मैक्सिमम टेम्परेचर 27.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, जो कि प्रीवियस वाले अगर आप दिन से देखोगे तो 5 डिग्री कम था। और मैं आपको बता दूं ऑलरेडी दिल्ली के अंदर ग्रैप 2 मेजर्स लगाए जा चुके थे, लेकिन इससे पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा था और इसी को देखते हुए ग्रैप 3 यहां पर लगाया गया। तो कब कब लगाया जाता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से लेकर 300 के बीच में रहता है तब यहां पर ग्रैप स्टेज 1 लगाया जाता है। फिर इसके अलावा अगर 300 से 400 के बीच में होता है तो ये वेरी पुअर कैटेगरी में आता है और स्टेज 2 लगाया जाता है। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 447 तक चला गया था, तो 401 से लेकर 450 के बीच में होता है तो ग्रैप स्टेज 3 लगाया जाता है। और अगर इससे भी ज्यादा चला गया तो ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, तब यहां पर स्टेज 4 इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए यहां पर जैसे जैसे एयर क्वालिटी खराब होती है, आपके ऊपर क्या असर होता है। जैसे 0 to 50 के बीच में तो एयर क्वालिटी बढ़िया है, 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन जैसे ही आपका 400 के ऊपर चला जाता है, आप सोच के देखिए 400 से ऊपर जाते ही यहाँ पर जो हेल्दी पीपल हैं उनको भी इफेक्ट करने लगता है। मतलब अगर ये वेरी पुअर और पुअर कैटेगरी में है तो बच्चों को तो इंपैक्ट करेगा ही, लेकिन सोचिए सीवियर कैटेगरी में बच्चों पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि हेल्दी पीपल को ही यहाँ पर नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। कई प्रकार की डिजीज भी स्टार्ट हो सकती हैं। खैर यहाँ पर ग्रैप 1, 2, 3, 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए अगर मान लो स्टेज 1 इंप्लीमेंट किया गया तो उस समय आपको एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, डस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, ओपन बर्निंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। स्टेज 2 वाले में यहाँ पर जो डीजल जनरेटर सेट है उस पर बैन लगाया जाता है। यहाँ पर जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। वाटर सड़कों पर छिड़के जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर स्टेज 4 की बात करें तो इसमें तो सब कुछ बंद कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन हो, स्कूल्स हो, सब कुछ आपको बंद करते हुए देखने को मिलेगा। और ऑड इवन स्कीम्स भी लागू कर दी जाती हैं प्राइवेट गाड़ियों के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रैप 3 की। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे कि मान लो एयर पोल्यूशन को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसमें
में कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, व्हीकल गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकल रहा है, तो एक एक करके अगर हम देखें, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन को लेकर। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। बेसिकली जो छोटे छोटे आपके कण होते हैं जिसको पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, वो हमारे लंग्स में एंटर कर सकता है। अगर स्पेशली जो PM 2.5 हो गया, ये इतना छोटा होता है कि ये रुकता नहीं है बाहर। PM 10 वाला तो आपका स्टिल रुक जाएगा, वो लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन 2.5 जब वो हमारे लंग्स तक जाएगा, और सोचिए हमारे लंग्स पर कितना ज़्यादा असर कर सकता है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो अर्थ वर्क हो गया, पाइलिंग हो गया, डिमोलिशन हो गया, ओपन ट्रेंचिंग हो गया, रेडी मिक्स कंक्रीट हो गया, उसका ऑपरेशन, ये कई सारी चीज़ें जैसे गैस कटिंग है, मेजर वेल्डिंग है, पेंटिंग है, पॉलिशिंग है, तो ये सब कुछ, टाइल्स, फ्लोरिंग वर्क, वाटर प्रूफिंग, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होते हैं ना, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। और साथ ही साथ क्या है कि अक्सर ये भी आप देखते होंगे सड़कों पर ट्रक के माध्यम से सीमेंट जा रहा है, बालू जा रहा है, तो क्या होता है ना, वो भी सड़कों पर गिरता रहता है और उड़ता रहता है, तो उसके ऊपर भी सीमेंट, सैंड, फ्लाई ऐश, इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है कि वो सड़कों पर नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन नहीं रोका जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, नेशनल डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बरकरार रखने दिया जाता है। हाँ, अगर सही से मेजर्स लिया गया तो यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। इसके अलावा अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो देखो, ऑड इवन वाला तो तब आएगा जब स्टेज 4 लागू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और देखिए, कई लोगों को शायद पता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या होगा कि आज से ही जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल और उसके नीचे वाले जितने पुराने व्हीकल्स हैं ना, उन सब के ऊपर बैन लग जाता है। मतलब अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है BS भारत स्टेज 3 वाली और डीजल गाड़ी है भारत स्टेज 4 वाली, आप उसको दिल्ली की सड़कों पर नहीं चला सकते। सिर्फ यही नहीं, आसपास का जो एरिया है जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा साइड, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे भी आप इसको नहीं चला सकते। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डीजल हो गए, मीडियम गुड्स व्हीकल हो गए डीजल वाली, जहाँ पर BS3 स्टैंडर्ड या फिर उससे बिलो हैं, वो उनके ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है कि वो आपका दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जहां तक बसेस का सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं, जो नॉन इलेक्ट्रिक, नॉन CNG और नॉन BS6 डीजल इंटरस्टेट बसेस हैं, उनके ऊपर भी बैन लगाया जाता है दिल्ली के अंदर और उसके आसपास के रीजन में। डीजल जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है जो दिल्ली से बाहर आ रही हैं, वो भी आपका दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती। फिर इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उन्होंने कल अनाउंस किया, आतिशी मान लेना जी, कि यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उसमें जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं ना, उनके ऊपर पोल्यूशन का बहुत असर होता है। तो जो क्लास 5th है वहां तक का फिजिकल क्लासेस बंद कर दिया गया है, उन सब की क्लासेस यहां पर ऑनलाइन जो है शिफ्ट करा दी गई है। इसके अलावा यहां पर जो रेसिडेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी कई सारी हिदायतें दी जाती हैं कि आपको भी कुछ अपनी तरफ से कदम लेना चाहिए। जब तक आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनेंगे, तब तक हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने की कोशिश करिए, डीजल गाड़ी, पेट्रोल, अपनी खुद की प्राइवेट कार मत लीजिए, साइकिलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखो क्या होता है, अगेन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि वॉकिंग और साइकिलिंग, जब आप बाहर रहते हो ना, तो आपको सुबह और शाम को तो कंप्लीट अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में यही होता है कि जो पोल्यूशन है वो सुबह के समय अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप बाहर पार्क में भी वॉक करने नहीं जा सकते एक तरह से, लेकिन हाँ, दिन के समय अगर आपको कोई मार्केट वगैरह जाना है तो वॉक करके चले जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करिए, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करने की कोशिश करिए, कोयला वगैरह तो बिल्कुल नहीं जलाना है। फिर इसके अलावा आपको ये भी बोला जाता है कि अपने आसपास जो आपके स्टाफ वगैरह हैं, उनको कुछ हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर टाइप का प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि जो वॉचमैन वगैरह हैं बाहर घर के, रात को वो लोग जो है आपका कोयला वगैरह या फिर लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है। तो उस पर भी आपका नज़रिया होना चाहिए, आप उसके ऊपर क्या मदद कर सकते हैं। ओवरऑल अगेन आप देखिए, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करने के लिए जो दिल्ली मेट्रो है, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि 20 और ट्रिप्स चलाए जाएंगे दिन भर में। मतलब एक्चुअली क्या है कि ऑलरेडी पहले से 40 ट्रिप एक्स्ट्रा चल रहा है दिल्ली मेट्रो का, तो टोटल मिलाकर 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स जो हैं डेली बेसिस पर दिल्ली मेट्रो परफॉर्म करेगी, ताकि लोगों को थोड़ा सा कंजेशन कम हो, क्योंकि जब ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करेंगे तो कंजेशन हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग?
क्योंकि ये जो देख रहे हो ना पोल्यूशन, ये स्मॉग है, ये फॉग नहीं है। तो स्मॉग और उनके लेयर्स के बारे में पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें और स्पेशली ये बैच लेना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।